नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज पहले हम लोग कुछ देश की खबरें ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल उस पर चलेंगे। तो देश में एक तो मज़ेदार टाइप की खबर ये आई है कि अभी तक केजरीवाल जी का शीश महल बड़ा फेमस हुआ था और सुना था कि 45-50 करोड़ उन्होंने सरकारी पैसा इधर-उधर घपलेबाजी करके अपने लिए एक शानदार सा महल टाइप का मकान बना रखा है और वो उसमें रह रहे हैं, अभी भी उनका परिवार उसमें रह रहा है। तो शीश महल काफ़ी चर्चा में आया था केजरीवाल का। अब उसके बाद खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी पावर में आई है और उन्होंने अभी जांच करके ये निकाला है कि उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वाईएसआर पार्टी के जगन मोहन रेड्डी, तो जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में एक 9-10 एकड़ एक पहाड़ी के ऊपर ज़मीन जो है उसको लेकर के और उसके ऊपर एक सरकारी खर्चे से एक शानदार महल क्रिएट किया है, बनाया है और बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। मतलब पहाड़ी के ऊपर समंदर के सामने, बिल्कुल विशाखापट्टनम तो पोर्ट है, आपको पता है, तो सामने समंदर दिखता है और उस पे एक महलनुमा मकान बनवाया है और उसमें उन्होंने केजरीवाल के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये 550 करोड़ का महल बना हुआ है और अब जो जगन मोहन हैं उनकी पार्टी का कहना है कि ये तो एक्चुअली हम लोगों का टूरिज़्म से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था और टूरिज़्म के लिए इस बिल्डिंग को बनवाया गया था और वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं उनका कहना है कि जगन मोहन इसको अपने कैंप ऑफिस की तरह यूज़ करते थे। इसमें कथित रूप से 40 लाख रुपए का बाथटब लगा हुआ है और 12 लाख रुपए का कमोड लगा हुआ है। पता नहीं इन लोगों को इतने महंगे कमोडों से क्या प्यार है। खैर जो भी है, तो ये एक मैंने सोचा आपको खबर बता दूं। दूसरी खबर है कि अजूबे तो आज बहुत हो रहे हैं देश के अंदर। अभी आपने देखा कि केजरीवाल साहब का ड्रामा हुआ और उन्होंने जमानत ले ली थी कोर्ट से। वो जो जज मैडम हैं उनका नाम ही न्याय बिंदु है। अब ये भी एक अजीबोगरीब चीज़ है कि नाम ही न्याय बिंदु है और न्याय को उन्होंने बिंदु बना के रख दिया 2 मिनट के अंदर। ईडी को उन्होंने बोला हज़ारों पेज का डॉक्यूमेंट ले आए हैं आप लोग, हमको हमारे पास इतनी फुर्सत तो है नहीं पढ़ने की, लेकिन जमानत हम दे देंगे। तो अब उनका बिंदु बराबर जो न्याय है वो उन्होंने करके और जमानत दे डाली। अब सोशल मीडिया पीछे पड़ा हुआ, उनके फ़ोटो घूम रही है पूरे सोशल मीडिया पे और बाकी के जो जज लोग हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे माननीय जज महोदय हैं उनके इस टाइप के कई सारे फैसलों को आजकल सोशल मीडिया जो है वो स्क्रूटनाइज़ करने लगता है और फिर ये बेचारे लोग जो हैं बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि न्याय बिंदु जी जो हैं उन्होंने बिंदु बराबर न्याय किया है और हाई कोर्ट ने गनीमत है कि ईडी की एप्लीकेशन जो थी जमानत को विरोध करने वाली वो एक्सेप्ट करके और तत्काल इनके बिंदु पे रोक लगा दी और बोला है कि आगे हम इसको देखेंगे और ईडी जो वहाँ पे नहीं बता पाई है वो हाई कोर्ट सुनेगा। तो केजरीवाल जी का सपना हालांकि वो शीश महल में वापस लौटने का टूट गया है, तो अभी वो अपने भी 5-6 लाख के कमोड पे न बैठ पाएंगे। जगन मोहन रेड्डी की बात हो गई, केजरीवाल की बात हो गई, तो राहुल बाबा कैसे पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि सरगना तो वही है इन सारी कॉमेडीज़ के। तो राहुल बाबा के साथ चोट ये हो गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी केरल के शख्स, ये कर्नाटका के शख्स ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया है कि राहुल गांधी की नागरिकता फर्जी है और वो इंग्लैंड के नागरिक हैं और इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा किए हैं। अब इसमें गृह मंत्रालय जवाब दे और हाई कोर्ट से उन्होंने ये अपील की है कि तब तक हाई कोर्ट
स्पीकर जो हैं लोकसभा के, उनको ये आदेशित करें कि जब तक इनकी नागरिकता का मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक राहुल गांधी को सांसद की शपथ न दिलाई जाए। और अगर ये नागरिकता इनकी यहाँ पे फर्जी पाई जाती है, ये इंग्लैंड के नागरिक निकलते हैं, तो उसके बाद इनकी संसद सदस्यता जो है वो निरस्त की जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये जो मामला है, ये लगभग वही मामला है जो एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी उठाया था और लोकसभा में इसकी शिकायत की थी, और लोकसभा ने इसकी एक समिति का गठन कर दिया था, जिसके अध्यक्ष उस समय मेरे ख्याल से अडवाणी जी थे, उस समिति के अध्यक्ष। और उसके बाद उस समिति की ना बैठक हुई, ना इनसे कोई पूछताछ हुई, ना कुछ हुआ, उसको छोड़ सा दिया गया था। असल में क्या था कि इंग्लैंड गए थे पढ़ने राहुल गांधी, और पढ़ाई के बाद वहाँ पे अपने किसी प्रोफेसर के साथ मिलके इन्होंने बैक ऑप्स करके एक कंपनी फॉर्म की थी इंग्लैंड में। और 2003 से 6 या ऐसे कुछ पीरियड में ये उसके कंपनी सेक्रेटरी भी थे, और कंपनी सेक्रेटरी के नाते जो रिटर्न्स फाइल होते हैं कंपनी के, उस पे इनके सिग्नेचर्स होते थे। उन रिटर्न्स में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि राहुल गांधी जो हैं वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। तो जब इन्होंने खुद से एक नहीं कई रिटर्न्स में लगातार ये फाइल किया है, और उसके बाद 2006 के बाद शायद इन्होंने उस कंपनी को बंद कर दिया। तो जो सरकारी वेबसाइट है इंग्लैंड गवर्नमेंट की, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें कई जगह पे इनको ब्रिटिश नागरिक के रूप में मेंशन किया गया है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी कंपनी के आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएं और रिटर्न्स फाइल कर दें और अपने मन से आप लिख दें कि आप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और ब्रिटिश नागरिक भी हैं। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आपने अपनी नागरिकता के कागजात भी उपलब्ध कराए होंगे वहाँ पे, जिसके बेसिस पे आपको एज ए ब्रिटिश सिटीज़न वहाँ रजिस्टर किया होगा आपकी कंपनी को। तो जो भी है, राहुल गांधी फंसे थे पहले इस मामले में, लेकिन उस समय तक ऐसा था कि बीजेपी की ही सरकार थी और आडवाणी जी को इस जांच का जिम्मेदार बनाया गया था। आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों से कह दें या जो भी कारण, कंपल्शन कह दें, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया नहीं तो इनकी तो सालों पहले संसद से सदस्यता से लेकर के सब कुछ खत्म हो चुका होता। लेकिन ये भूत फिर से जग गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से अब शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है। अब देखना है क्या होता है, क्योंकि इसके बाद ये हाई कोर्ट जो है गृह मंत्रालय को नोटिस देगा और गृह मंत्रालय को जांच करके रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। और जैसा कुछ दिख रहा है, अगर एक निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो राहुल गांधी की सच में नागरिकता प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो राहुल गांधी जी के मतलब मुसीबतें यहाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक दूसरी याचिका दायर की है किसी ने, तो उनका ये कहना है कि ये जो उनकी खटाखट वाली स्कीम थी, क्योंकि इस स्कीम में कहीं ये नहीं लिखा था, जो इन्होंने पैम्फलेट्स बांटे थे घर घर में जा कर के और लोगों के नाम पता लिख के जमा करने के लिए फॉर्म दिया था, तो उसमें इन्होंने ये बताया कि 5 जून से आप लोगों को पैसे मिलने तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये लाइन कहीं लिखी हुई नहीं है। अब ये नहीं लिखी है तो इसका मतलब ये है कि सरकार बने या ना बने, हम तो तुमको पैसा देंगे। और चुनाव के दौरान आपने ये चीज़ बांटी है, आपका चुनाव चिन्ह उस पत्रक पे है, राहुल गांधी की फ़ोटो है, प्लस राहुल गांधी का सिग्नेचर है उन पे पैम्फलेट्स पे। तो इसको उन्होंने भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हुए एक PIL कोर्ट में दायर की हुई है, कि जिसके तहत ये मांग की गई है कि जो भी 130 के करीब NDA के सदस्य ये पत्रक अपने अपने क्षेत्रों में बांट करके चुन करके आए हैं, तो उनका कहना है कि इन 130 लोगों की जो संसद सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये भी हाई कोर्ट में मामला लंबित है, और उतनी देर में जिन याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका लगाई है, उन्होंने राष्ट्रपति को भी एक आवेदन भेजा हुआ है
कि क्योंकि ये याचिका लंबित है और इन 130 सदस्यों की जो सदस्यता है हाई कोर्ट के आदेश से खत्म हो सकती है, तो इसलिए जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है इन लोगों को संसद में शपथ न दिलाई जाए। तो ये मतलब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता, उनके 130 के करीब सांसद जो हैं इंडी अलायंस के, उनकी सदस्यता, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इनकी शपथ रोकने को लेकर के भी याचिकाएं और आवेदन लगे हुए हैं। तो अजीबोगरीब सी स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष का क्या होने वाला है इस देश में। ये हार के जीतने वाले, जीत के हारने वाले क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं, चुनाव की बात हो रही है तो चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी अच्छी पोजीशन है वहाँ पे इस समय चुनावों में, पॉपुलैरिटी के हिसाब से। और क्योंकि जो बाइडेन साहब को तो पता ही नहीं रहता है कि वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं, खड़े हैं कि लेट गए हैं, मतलब वो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। कभी भी कहीं भी मुड़ के किधर भी चल देते हैं, किसी से भी हवा में हाथ मिलाने लगते हैं। तो ट्रंप बाइडेन साहब का तो कहानी खत्म है। अमेरिका में तो मतलब लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि चुनाव तक बाइडेन साहब चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो 80 से ऊपर 90 टच करते हुए कुछ एज है उनकी, और 82। हाँ 82 की एज है, और डिमेंशिया टाइप की एक समस्या भी है, दिमाग उनका काम कर नहीं रहा है, भूल जाते हैं क्या है वो कुछ। तो ट्रंप साहब जो हैं वो काफ़ी चार्ज्ड अप हैं, और अभी उन्होंने, ट्रंप साहब ने ये बोला है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं, तो बोले ये लोग यहाँ से डिग्री लेकर के वापस जब इंडिया चले जाते हैं तो वहाँ जाके अपने बिजनेस वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। तो ये लोग वहाँ जाके अरबपति करोड़पति क्यों बनते हैं, इनको हम अमेरिका में ही रखेंगे और यहीं इनको अरबपति करोड़पति बनाएंगे ताकि ये हमको यहाँ पे टैक्स दें। तो उस हिसाब से इनका कहना है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग ग्रीन कार्ड देंगे। ग्रीन कार्ड वहाँ के हिसाब से मतलब सीधे सिटीजनशिप दे देना कि आप अमेरिकन सिटीज़न हो गए और अब आप यहीं रहिए, यहीं पढ़िए, मतलब यहीं पे काम करिए, यहीं बिजनेस करिए, अपना जो कुछ करना है करिए। तो ट्रंप साहब ने ये घोषणा कर दी है। अब हुआ क्या था कि पिछली बार जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने बड़ा हंगामा काट रखा था कि ये H1B वीज़ा क्यों दिया जाता है, और ये इंडियंस आकर के यहाँ पे H1B वीज़ा ले लेते हैं और हमारे जो युवा हैं उनकी जॉब्स वगैरह ले लेते हैं, ये है वो है। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें काफ़ी बड़ा तबका ऐसा था कि जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे H1B वीज़ा अटका रहता था। मतलब जिनके पास है भी, मान लीजिए H1B है, तो किसी की वाइफ को मिलना है सिटीजनशिप, किसी के वाइफ का मिल गया है तो अब वो अपने भाई को बुला रहा है, उसको सिटीजनशिप दिलाना चाह रहा है। तो हर एक फैमिली के अंदर ये वीज़ा का और ये सिटीजनशिप का एक इशू इंडियन फैमिलीज़ में था वहाँ पे। और ट्रंप साहब ने एकदम से एक ब्लैंकेट बैन लगाने की बात कर दी थी कि किसी को कुछ नहीं देना है। तो इंडियंस थोड़ा नाराज़ हो गए थे ट्रंप साहब से। तो पिछली चुनाव में इनको मोदी जी गए थे और सब हुआ था, रैली भी की थी मिलके इन्होंने, उसके बावजूद इंडियंस का इनको बहुत तगड़ा सपोर्ट वहाँ मिला नहीं था पिछले चुनाव में, और ये चुनाव से बाहर हो गए थे। और इंडियंस वहाँ पे करीब 44 लाख इंडियंस रहते हैं, 44 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। तो वो एक बहुत तगड़ा वोट बैंक भी है, पॉपुलेशन भी है और इन्फ्लुएंशियल भी है। मतलब अमेरिका के अंदर उनकी पॉपुलेशन का 1% इंडियंस हैं, और जो अमेरिका टैक्स कलेक्शन करता है उस टैक्स कलेक्शन का 6% इंडियंस देते हैं। तो ये ट्रंप साहब को जब आंकड़े मिले बाद में तो उनको समझ में आया कि इतनी पावरफुल जो कम्युनिटी है, जो सबसे पैसे वाली कम्युनिटीज़ में से एक है, उसको मैंने नाराज़ कर दिया है। और ये सबसे प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल कम्युनिटी है अमेरिका के लिए, जो कि कभी कोई खुराफात नहीं करते हैं, कोई न्यू मतलब क्राइम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं,
शांति से रहते हैं। तो इस बार ट्रंप साहब ने अपना जो यू टर्न मारा है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब H1B छोड़ो, अब सीधे स्टूडेंट्स जो हैं डिग्री लेकर के निकलेंगे तो उनको सीधे ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो रही पॉलिटिकल कहानी। अब आते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के। तो अंडमान निकोबार में सबसे नीचे आप देखेंगे तो साउथ में, तो वो ग्रेट निकोबार करके एक आइलैंड है। नॉर्मली ये खाली पड़ा हुआ है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह है नहीं, और इंडिया ने इसमें सारे क्लियरेंसेस वगैरह करने के बाद ये डिसाइड किया है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा। ये एक्चुअली इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। अब कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, तो पहले क्या था कि इंडिया में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था नहीं, नियरेस्ट जो था वो सिंगापुर था। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए चाइना से या मलेशिया से कोई शिप कंटेनर्स लेके निकलता है, तो उस शिप के ऊपर मलेशिया की अलग अलग कंपनीज के कंटेनर्स हैं, और ये कंटेनर्स अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए हैं। लेकिन शिप तो किसी एक कंट्री में जाएगा और उसके पास अलग अलग कंट्रीज के कंटेनर हैं। तो ये शिप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे आते हैं। अब मान लीजिए उस शिप के ऊपर 30 से 40% कंटेनर्स ऐसे हैं जिनको कि जर्मनी जाना है, और बाकी के 60-70% कंटेनर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में, कुछ अफ्रीका जाने वाले हैं, कुछ अमेरिका जाने वाले हैं, ऐसे अलग अलग, कुछ जापान जाने वाले कंटेनर्स हो सकते हैं, तो अलग अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में वो शिप ट्रांसशिपमेंट पॉइंट पे आता है, और वहाँ पे जर्मनी के कंटेनर्स छोड़ के दूसरी कंट्री के सारे कंटेनर्स वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे उतार देता है। वहाँ से उतने जर्मनी के कंटेनर वो ले लेता है और वो शिप जर्मनी की तरफ चला जाता है। ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, बाकी की कंट्रीज़ के कंटेनर्स इकट्ठा करके रखे जाते हैं। अब जो शिप अमेरिका जा रहा होगा, यहाँ से अमेरिका वाले कंटेनर्स उस पर डाल दिए जाएंगे, दूसरी कंट्री के उस शिप से उतार लिए जाएंगे। तो ये एक एक्सचेंज चलता है। तो इस शिपिंग इंडस्ट्री में ये एक कॉमन सी चीज़ है। तो इंडिया के पास कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था नहीं। अब इनका ये कहना है कि हम लोग इसको एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, और क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है, इसमें फिर बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसका कंटेनर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस शिप से आ रहा है, किस शिप में जाना है। तो बहुत सारा जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है, अलग अलग कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ओनर्स हैं, ये सब भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो उसका प्रोजेक्ट है, दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी है 75,000 करोड़ रुपए, और जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इसकी होगी 16 मिलियन कंटेनर्स पर ईयर की। अब आप 16 मिलियन कंटेनर्स का साइज़ कितना होगा वॉल्यूम का, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस समय मौजूदा हालत में भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स की अगर एनुअल कैपेसिटी मिला दी जाए तो वो 20 मिलियन कंटेनर्स होता है, और ये अकेला एक पोर्ट 16 मिलियन का बन रहा है। तो मतलब अभी हमारी जो मौजूदा कैपेसिटी है सारे पोर्ट्स की, उसका आप समझ लीजिए कि 80% अकेला ये करेगा। तो इस लेवल का ये पोर्ट है। अब इसके साथ इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और एक 450 मेगावोल्ट एम्पियर का एक गैस प्लस सोलर पावर स्टेशन बनेगा, जो इस पूरे पोर्ट और एयरपोर्ट और पूरा यहाँ पे होटल्स आएंगे और सब कुछ आएगा, यहाँ पे बहुत एक तगड़ा इकोनॉमिक हब बन जाएगा। प्रोजेक्शन ये कहता है कि ये सिंगापुर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अभी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो सिंगापुर है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है ग्रेट निकोबार की, वो ऐसी है कि अब कोई शिप मान लीजिए यूरोप की तरफ से आ रहा है और उसको जापान या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है, तो उसके लिए यहाँ बाहर के बाहर रुक करके और निकल जाना ज़्यादा कन्वीनियंट है, बजाय अंदर घुस के सिंगापुर जाना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो ग्रेट निकोबार है, ये सिंगापुर को रिप्लेस कर देगा।
अब इस कंडीशन में क्या है, दूसरी एक इशू ये है कि चाइना बड़ा परेशान है, क्योंकि एक और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो हांगकांग है, जो चाइना के पास है। तो उनको लग रहा है कि हांगकांग और सिंगापुर दोनों का बिजनेस मारा जाएगा और वो मैक्सिमम बिजनेस इंडिया यहाँ खींच लेगा, क्योंकि इसी ग्रेट निकोबार के नीचे हमारा विजिम करके केरल में दूसरा एक पोर्ट बन रहा है, वो भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। उसके बाद दूसरी साइड आ जाइए आप, तो नॉर्थ बॉम्बे में जो है वो हमारा तीसरा एक मेगा पोर्ट बन रहा है, वो भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। तो इंडिया तीन एक साथ मैसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो चाइना को, हांगकांग को और सिंगापुर को, तीनों को इस बात की टेंशन हो रही है कि मेजर बिजनेस जो है वो इंडिया इन तीनों पोर्ट, इनके सबके पोर्ट से खींच ले जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका विरोध होगा भारत में, क्योंकि भारत में फॉरेन के बहुत सारे जो एजेंट्स और दूत हैं वो बैठे रहते हैं कि भारत में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है जिससे कि मतलब चाइना को, अमेरिका को, किसी भी कंट्री को कोई दिक्कत होती है, तो वो यहाँ थोड़ा सा पैसा खर्चा करते हैं और यहाँ पे एनजीओ से लेके पॉलिटिकल पार्टीज़ उस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ मामला चाइना के दर्द का है, तो इसलिए सबसे पहले कौन आएगा? कांग्रेस आ गई है और उन्होंने तमाम तरह के इश्यूज उठाने शुरू कर दिए हैं कि पर्यावरण से लेकर के और वहाँ की आदिवासी पॉपुलेशन से लेकर के वो दुनिया भर के नाटक नौटंकी शुरू कर दिए इन्होंने कि बड़ा नुकसान हो जाएगा जी, ये पोर्ट ना बनाया जाए। खैर बहरहाल मोदी गवर्नमेंट है वो पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करके बैठी हुई है और करीब 11 डिफरेंट कंपनीज़ ने इस पोर्ट को डेवलप करने का इंटरेस्ट भी शो कर दिया है और इसके शायद टेंडर्स वगैरह फ्लोट हो गए हैं डेवलपमेंट के। तो कोई ना कोई पोर्ट का डेवलपमेंट अथॉरिटी या कंपनी जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी और इस पोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। चाइना बड़ा परेशान है इंडिया से। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि चाइना जिस किताब से बैठ करके पढ़ पढ़ के इंडिया के साथ खेल खेलता रहता था, अब इंडिया वालों ने उसी किताब से चाइना के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसका जवाब कैसे दें। अब जैसे वो इंडिया के अंदर हर इशू को भड़काने की कोशिश करता है कि यार कास्ट जातिवाद का मुद्दा भड़क जाए, ये भड़क जाए, वो भड़क जाए, और इसके लिए वो क्या करते थे कि अलग अलग पत्रकार चित्रकार किस्म के लोगों को पैसे दे दे करके लेख लिखो, ये करो, वो करो, भड़काओ, नेताओं को उकसा उकसा के कि तुम इस मामले को आग लगाओ। तो अब भारत ने बोला कि चाइना की दुखती रगें कहाँ हैं, वो दबाते हैं। तो चाइना की जो सबसे ज़्यादा दुखती रग है वो है तिब्बत। तो अभी अचानक ऐसा हुआ कि भारत में अमेरिका के सांसद बहुत सारे और उनकी जो संसद की वो है स्पीकर कह सकते हैं, नैन्सी पेलोसी, वो अचानक इंडिया आई। इंडिया आकर के वो मतलब मोदी सरकार से भी उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद धर्मशाला जाके वो दलाई लामा से भी मिली और उन्होंने एक भाषण भी दिया। और उस भाषण के बाद एक तरीके से उन्होंने जिनपिंग को एड्रेस करते हुए ये कह दिया कि दलाई लामा तो एक मतलब महान आत्मा है और वो तो बाद में याद किए जाएंगे अपने महान कामों के लिए, तुम मर जाओगे तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। तो इस टाइप की कुछ बात उन्होंने कह दी, वो चीनियों को थोड़ा बड़ा दिल पे लग गई। अब चाइनीज़ बेचारे बड़े परेशान कि ये क्या चक्कर है, ये इंडिया और अमेरिका मिलके ये तिब्बत वाला क्या खेल खेलना शुरू कर दिए हैं। तो उसका कुछ इलाज ढूंढने में चाइना लगा हुआ था और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने क्या किया कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस जो है वो इनका एक छोटा सा मिला हुआ है इनको एक कंट्री डराने धमकाने के लिए। तो फिलीपींस की कोई बोट वोट थी कोस्ट गार्ड की, उसको इनके कोस्ट गार्ड के जहाज़ों ने जो भी थे रोका वोका, उसके ऊपर इनके चढ़ गए लोग चाइनीज़ और उस बोट को तोड़ा ताड़ा है।
उस बोट में जो लोग थे उनको बहुत डंडों वंडों से मारा पीटा है, उस बोट को तोड़ ताड़ दिया है, सब कुछ किया है, आ गए। तो इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो थी तिब्बत वाली वो वहाँ निकाली। अब ये चाइना जो है वो उसको लग रहा है कि यार इंडिया जो है गलत गेम खेल रहा है, तो अब वो पीछे पीछे घूम रहे हैं इंडिया के कि आओ चलो समझौता कर लें, दोस्ती कर लें, यार फ़्लाइट शुरू करा दो कम से कम। तो अभी वो भी रिक्वेस्ट की थी। तो पता चला दुनिया को कि कोविड के समय पे जो इंडिया ने चाइना से इंडिया आने वाली फ़्लाइट्स थी उन पे प्रतिबंध लगा दिया था, कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट चाइना से इंडिया नहीं आएगी। तो अभी भी वो प्रतिबंध चालू है पिछले 4 साल से। अब वो चाइना कहता है कि भाई साहब फ़्लाइट चालू कर दो। अब वहाँ पे इशू ये था कि कोविड के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे थे वो वापस इंडिया आ गए थे। उसके बाद साल 2 साल के बाद जब लॉकडाउन्स वगैरह खुल गए तो सारी कंट्री के स्टूडेंट्स वापस चले गए। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जब हुआ कि भाई इनको वापस ले जाना है तो चाइना ने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो आपके यहाँ से फ़्लाइट पे प्रतिबंध लगा रहेगा और ऐसा है और वैसा है। तो इंडिया ने काफ़ी बोला भी कि भाई स्टूडेंट्स का करियर की बात है, इनका साल ख़राब हो जाएगा, आप आने दीजिए, इनको पढ़ाई कंटिन्यू करने दीजिए। तो वो साल 2 साल लटका के रखा था। तो फिर वो स्टूडेंट्स अपना हांगकांग के रास्ते चले गए। तो फ़्लाइट का कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं। लेकिन फिर इंडिया ने बोला कि जब काम चल ही रहा है तो फिर तुम्हारी फ़्लाइट हम चालू क्यों करें। तो इंडिया ने बंद ही रखा था। तो अभी रिसेंटली चाइना ने फिर रिक्वेस्ट की थी कि फ़्लाइट्स, डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है वो चालू कर दो। इंडिया ने फिर मना कर दिया है कि नहीं जी, फ़्लाइट वाइट तो अभी नहीं चालू होगी, पहले बॉर्डर ऑर्डर के जो लफड़े हैं हमारे उसको सुलझा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो इंडिया ने बिल्कुल चाबी भर रखी चाइना की, बिल्कुल टाइट कर रखा है। और एक जो सबसे बड़ा इनकी समस्या होती थी वो तिब्बत वाली, तो इंडिया ने वो तिब्बत वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अब चाइना बड़ा परेशान घूम रहा है क्योंकि उनको बड़ा टेंशन रहती है कि अगर तिब्बत में कहीं कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया तो अमेरिका तो पहले से ही तिब्बत को लेकर के इनको छेड़ता रहता, तंग करता रहता है। अगर कहीं इंडिया साथ मिल गया अमेरिका के तो इंडिया का तो बॉर्डर ही मिलता है तिब्बत से, तो यहाँ से तो फिर मिलिट्री एक्शन भी किया जा सकता है तिब्बत के सपोर्ट में। और इंडिया साथ दे देगा तो अमेरिका तो कर ही डालेगा कुछ ना कुछ। उसको क्या है, कुछ एयरपोर्ट्स ही तो चाहिए इंडिया के अंदर फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए, वो तो तिब्बत में घुस करके बमबारी करना शुरू कर देंगे। तो चाइना को अब टेंशन हो गई है कि ये इंडिया और अमेरिका मिल करके ये तिब्बत में कौन सा गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाकी ये है कि चाइना की चाबी भरी जा रही है इंडिया की तरफ से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि तिब्बत को लेकर के इंडिया ने एक दांव खेलना शुरू किया है चीन के साथ। और यहाँ से चीन अब सच में बड़ा परेशान होकर के घूमने लगा है, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया तिब्बत को लेकर के कोई स्टैंड लेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इस समय तो चीन की हालत वाकई में काफ़ी ख़राब है, काफ़ी टेंशन में है। नतीजा ये था कि जिनपिंग साहब ये तिब्बत में ये दलाई लामा से जो नैन्सी पेलोसी की मीटिंग हुई उसके दूसरे दिन साउथ तिब्बत में शी जिनपिंग खुद पहुंच गए और तिब्बती लोगों के साथ मुलाकात की इन्होंने, और यूनिटी और एकता और भाईचारा बढ़ाना है और इस टाइप की बातें बहुत सारी की हैं वहाँ जाके। तो एकदम से चाइना को डर लग गया है कि कहीं तिब्बती लोग जो हैं वो बगावत ना कर दें और उनको कहीं इंडिया से सपोर्ट ना मिल जाए। तो अब चीन को असली खौफ महसूस होने लगा है कि ऐसा कहीं हो गया तो तिब्बत इनके हाथ से चला जाएगा।